हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक पीरियड के बारे में। तो वैदिक एज के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए इससे पीछे वाला जो टॉपिक था वो हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, देखो ये है अर्ली वैदिक एज। मतलब जो वैदिक ईरा है ना, उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। वैदिक ईरा को हमने बांटा दो पार्ट्स में। वैदिक एज जो है ये होती है वैसे 1500 से 600 बीसी। ठीक है, वैदिक एज होती है 1500 से 600 बीसी तक। अब इस वैदिक एज को भी हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसको हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास आता है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा हमारे पास आता है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अच्छा इससे पहले अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो इससे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी स्टोन एज। स्टोन एज के बाद हमने पढ़ी थी कॉपर एज, और कॉपर एज के बाद हमने पढ़ी थी ब्रॉन्ज एज। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है आयरन एज। ठीक है, अब देखो पहले स्टोन एज पढ़ी, फिर कॉपर एज पढ़ी, अभी हम ब्रॉन्ज एज पढ़ी हमने, और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अब आयरन एज। आयरन एज मतलब एक ऐसा टाइम जब इंसान ने लोहे की खोज कर ली और उसका यूज करने लगा, वो होगी आयरन एज। तो इसी आयरन एज के अंदर हम पढ़ते हैं वैदिक ईरा को। जैसा मैंने बोला, वैदिक ईरा होता है 1500 से लेकर के 600 बीसी तक, और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जब वैदिक ईरा शुरू हो रहा है, मतलब कि अर्ली वैदिक ईरा, और दूसरा है जब वैदिक ईरा क्या हो रहा है, अपने पीक पे है, लेटर वैदिक ईरा। वैदिक ईरा आता है 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक, और जो लेटर वैदिक ईरा है वो चलेगा हमारे पास 1000 से 600 बीसी तक। अब देखो क्या रीजन है कि हमें वैदिक ईरा को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हम पूरा वैदिक ईरा भी तो दे सकते थे, हमने क्यों इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसे क्या कारण बने। ठीक है, तो रीजन ये बना कि लेटर वैदिक ईरा में ही डिस्कवरी होती है आयरन की। ठीक है, लोहे की जो खोज हुई थी वो लेटर वैदिक ईरा में हुई है। ठीक है, तो ये एक हमारी हिस्ट्री का ट्रांजिशन पीरियड है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती है, लाइफस्टाइल बदला, हमारा लाइवलीहुड बदला। पहले हमारी जिंदगी सोचो बिना लोहे के हमारी जिंदगी कुछ अलग थी। लोहा आने के बाद सिविलाइजेशन में चेंज आया, इकोनॉमी में हमारी बहुत सारा चेंज आया है। अच्छा, अब अगला सवाल आता है कि आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली इस अर्ली वैदिक लेटर वैदिक ईरा की। तो वैदिक है मतलब वेद क्या होंगे, हमारी इंफॉर्मेशन का सोर्स होंगे। इसमें अगर आप पहले देखोगे अर्ली वैदिक ईरा का, तो अर्ली वैदिक ईरा में लिखा गया था ऋग्वेद। ठीक है, तो अर्ली वैदिक ईरा का सोर्स क्या होगा इंफॉर्मेशन का, ऋग्वेद है अर्ली वैदिक ईरा की इंफॉर्मेशन का सोर्स। फिर लेटर वैदिक ईरा के पास जाते हैं। रेस्ट ऑफ जो थ्री वेदास हैं वो लिखे गए हैं लेटर वैदिक ईरा में। ये देखो अगले जो तीन वेदा होंगे लिखे नहीं गए हैं, लिखा गलत बोल, वैसे कंपाइल किए गए हैं, ये लिखे तो ये बाद में गए थे, ये कंपाइल किए गए थे लेटर वैदिक ईरा में। लास्ट के तीन वेद कौन कौन से हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद लिखा गया, सॉरी ऋग्वेद की रचना हुई है अर्ली वैदिक ईरा में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई है लेटर वैदिक ईरा में। ये क्लियर हो गया। एक तो ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है। क्या है इंफॉर्मेशन का सोर्स, वैदिक ईरा एक तो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, लेकिन सिर्फ वैदिक ईरा नहीं है, इसके अलावा एक और चीज है हमारे पास है, जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता क्या है, ये है ईरान का टेक्स्ट। ईरान का टेक्स्ट है जो 1400 बीसी के अराउंड जो है इसको कंपाइल किया गया था। ठीक है, तो इस जैन अवेस्ता से, ईरान की इस टेक्स्ट से भी हमें हमारे वैदिक ईरा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इतना क्लियर हो गया सबको। वैदिक ईरा, लेटर वैदिक ईरा। वैदिक ईरा स्टार्टिंग का 1500 से 1000 बीसी के बीच का, लास्ट वाला जो है लेटर वैदिक ईरा वो होगा 1000 से 600 बीसी के बीच में। अर्ली वैदिक इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, ऋग्वेद से। लेटर वैदिक की कहाँ से मिली, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। इसके अलावा और इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है हमारे पास,
ज़ैंथविस्टा। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या वैदिक ईरा के जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं? तो आंसर आएगा नहीं। ये कौन है फिर? तो ये हैं आर्यन, आर्य। ठीक है, तो लेटर वैदिक ईरा के जो लोग हैं ये कौन है? आर्यन है। अगला क्वेश्चन आता है भी आपको कैसे पता लगा भी अच्छा ये और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो अलग हैं? तो हमें कैसे पता चला? जब इनके डीएनए टेस्टिंग की गई तो उससे पता चला भी ये वाले लोग अलग है और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो अलग है। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि दोनों अलग हैं तो ये थे कौन फिर और कहाँ से आए थे ये लोग? अगला क्वेश्चन ये है। तो हिस्टोरियंस ने इनके आने को लेकर के अलग अलग बातें बोली। ठीक है, जैसे एक है हमारे पास मैक्स मुलर। मैक्स मुलर बोलते हैं कि आर्यन जो थे ये आए थे सेंट्रल एशिया से। मैक्स मुलर क्या बोलते हैं? आर्यन कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है यहाँ पे आर्कटिक की थ्योरी। अच्छा, तो बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि आर्यंस कहाँ से आए थे? आर्कटिक से आए थे। फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास तिब्बत की। अब तिब्बत से आने की बात किसने बोली? तो जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने बोला कि आर्यन आए थे तिब्बत से। तीन स्टोरीज आई हमारे पास। पहली आई हमारे पास सेंट्रल एशिया वाली जो मैक्स मुलर ने बोला है। अगली आई हमारे पास आर्कटिक की थ्योरी आई जो बाल गंगाधर तिलक ने बोला है। और थर्ड आती है हमारे पास तिब्बत की कि तिब्बत से आए, और तिब्बत से आने की बात किसने बोली है? दयानंद सरस्वती ने। अब तीनों में से सबसे ज्यादा हम किसको मानते हैं? तो हम ये जो मैक्स मुलर वाली स्टोरी है ना इसको थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट मानते हैं कि ये वाली सही है। आर्यन कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। ओके, अब ये तो पता लग गया कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, पर आने का मतलब ये थोड़ी कि आए और पूरे भारत में बस गए। इतने तो नहीं आए ना कि आए और एक ही बार में पूरे भारत में बस गए। तो आर्यन आए तो कहाँ पे रहे? अगला क्वेश्चन ये बनता है हमारा। तो आर्यन कहाँ पे रहे? आर्यन रहे आर्यव्रत में, मतलब आर्य जहाँ पे रहे उस जगह को बोला गया आर्यव्रत। उसके अलावा उस जगह का एक और नाम पड़ा सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु नाम क्यों पड़ा और आर्यव्रत नाम क्यों पड़ा ये देखते हैं। देखो, क्योंकि इस एरिया में आर्य रहते हैं इसलिए आर्यव्रत नाम पड़ा, ये तो पता लग गया। अब आर्यव्रत कहाँ से कहाँ तक फैला है अगर ये देखें तो देखो, नॉर्थ में आर्यव्रत कहाँ है? कश्मीर से बाउंडेड है, मतलब नॉर्थ में आर्यव्रत कहाँ तक फैला है? कश्मीर तक फैला है। नीचे साउथ में अगर आप देखोगे तो साउथ में ये राजस्थान तक फैला हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे वेस्ट में देखेंगे तो अफगानिस्तान से बाउंडेड है। और ईस्ट में देखोगे तो जहां पे गंगा का किनारा है वहां तक ये फैला हुआ है। तो कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक और अफगानिस्तान से लेकर गंगा के किनारे तक। अब बीच में आपको शो हो रही है यहाँ पे कुछ नदियां। देखो, इसको क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु बोलते हैं। सप्त सिंधु क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। सप्त मतलब सात, सिंधु इंडस का नाम है। यहाँ पे रिवर्स देखो, ये इंडस रिवर है हमारी जो फ्लो कर रही है। ठीक है, इसके अलावा झेलम फ्लो कर रही है, ये चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और ये लास्ट है हमारे पास सरस्वती। ठीक है, तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती हो गई हमारे पास सात नदियां। सात है इसलिए बोला गया सप्त सिंधु। सातों के साथ तो वैसे इंडस में मर्ज होती है इसलिए सप्त सिंधु वर्ड लगाया हमने। तो ये जो हमारे पास एरिया है इसको हम और क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं, इस सारे एरिया को हम बोलते हैं या तो आर्यव्रत बोलते हैं या तो हम सप्त सिंधु इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? आगे का देखते हैं हम। देखो, नेक्स्ट जैसे कि आज हमारे पास ऐसी क्या चीज होती है जिसको वेल्थ में काउंट करते हैं? इस टाइम हम काउंट करते हैं वेल्थ में प्रॉपर्टी को। ठीक है, आपके पास इसके अलावा ज्वेलरी कितनी है, पैसा कितना है, इन सारी चीजों को काउंट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वैदिक ईरा में भी ऐसा ही होता था कि उस टाइम भी के प्रॉपर्टी को, जमीनों को, ठीक है, पैसे को, या फिर हम ये बोलेंगे कि ज्वेलरी को काउंट किया जाता था वेल्थ? तो आंसर आएगा आपके पास नहीं। वैदिक ईरा में जो गाय होती थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। ऐसा क्यों है?
गाय क्यों इंपॉर्टेंट होती थी? क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है ना वो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, पशुपालन के ऊपर इनकी इकोनॉमी बेस्ड है। वैदिक ईरा में इकोनॉमी, खासकर अर्ली वैदिक ईरा में जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है पशुपालन के ऊपर। अब पशुपालन के ऊपर बेस्ड है मतलब ये कैसी इकोनॉमी हुई? ये हुई एक रूरल इकोनॉमी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी याद करो, वो कैसी थी? एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और वो ट्रेड के ऊपर बेस्ड थी। ये वाली किसके ऊपर बेस्ड है? ये एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर बेस्ड है, पशुपालन के ऊपर बेस्ड है। अब पशुओं में भी सबसे इंपॉर्टेंट पशु कौन है? ये है गाय, सबसे इंपॉर्टेंट पशु। ठीक है, तो जिसके पास जितने ज्यादा पशु मतलब जितनी ज्यादा गाय है उसको उतना ही ज्यादा वेल्दी पर्सन माना जाता है। और वेल्दी के लिए, जो अमीर होता है, वेल्दी होता है, उसके लिए वर्ड कौन सा यूज किया जाता है? उसको बोलते हैं गोमत। आपने याद रखना है वर्ड। गौमत होता है, वैसे गौ बोलते हैं गाय को, तो गौमत मतलब कि जो वेल्दी पर्सन, जितनी ज्यादा गाय उतना ज्यादा वेल्दी, तो गौमत हो गया ये तो पता लग गया आपको। अब गाय ना मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बने होंगे गाय से रिलेटेड। जैसे गाय को बोला जाता है अघन्य। अघन्य होता है जिसका वध ना किया जाए। अघन्य होता है जो वध करने लायक ना हो, कि गाय को नहीं मारा जाएगा। ठीक है, तो ये रूल था वहां पे, वहां का लॉ था उस टाइम का कि गाय को नहीं मारा जाएगा। ठीक है, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी गाय होती थी। अच्छा, अघन्य है गाय को तो मतलब पनिशमेंट होती थी। तो गाय को अगर किसी ने घायल किया या मारा, चोट पहुंचाई, तो उनकी सजा होती थी या तो उनको मृत्युदंड दे दिया, देश निकाला दे दिया। तो इस तरह की बड़ी सजा होती थी उस टाइम गाय को मारने के ऊपर। तो आपने ये अघन्य शब्द याद रखना है। अघन्य होता है गाय के लिए यूज किया गया है कि जो वध करने योग्य नहीं है, जिसका वध नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे होंगे यहाँ पे गविष्टि। अच्छा ना, जो इम्पोर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए या जो हमारी वेल्थ होती है उसी को चोरी करने की, लूटने की, कब्जा करने की कोशिश की जाती है। जैसे आज हमारे देश में आज लड़ाइयाँ किस चीज के ऊपर होती हैं? प्रॉपर्टी के ऊपर, पैसे के ऊपर। ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर होते हैं। तो उस टाइम तो वेल्थ जो है वो गाय है, तो डिस्प्यूट किसके ऊपर होगा? गाय के ऊपर होगा। कोई चोरी करने आता है, आपकी वेल्थ लेके जाता है, पैसा लेके जाता है, ज्वेलरी लेके जाता है। अब यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट कौन है? गाय। तो चोरी कौन करे? किसकी करेगा? गाय की चोरी करेगा। तो यहाँ पे ऐसा ही होता था। अब जब किसी की गाय को चुरा के ले गए या गायों के लिए अब बैटल हो रही है, तो दो चीजें देखो। एक है आपकी गाय को कोई चुरा के ले गया है, तो आप अपनी गायों को ढूंढने जा रहे हो। और दूसरा है गायों के लिए अब आपको लड़ाई करनी पड़ रही है, आप लड़ाई कर रहे हो। तो गायों को ढूंढने जाना या गायों के लिए लड़ाई करना, उसको बोलते हैं गविष्टि। आपको पूछेंगे गविष्टि क्या होती है, तो गविष्टि होता है गायों की खोज या गायों के लिए की गई बैटल। ये क्लियर हो गया? अच्छा, एक तो गाय इंपॉर्टेंट है मैंने बोला, उसके अलावा घोड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था उस टाइम। दो जानवर इंपॉर्टेंट होते थे, गाय और घोड़ा। घोड़ा क्यों? देखो कितना मतलब मोबिलिटी बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि घोड़ा बहुत फास्ट चलता है, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह को मूव करना घोड़े के कारण इजी हो जाता है। आप बैटल लड़ रहे हो तो वहां पे भी घोड़े, जिसके पास घोड़े हैं उसका जीतना ज्यादा इजी हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर करोगे ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना हमें गाय का कोई जिक्र मिला, हमने बोला गाय को लेके अवेयर नहीं थे वो लोग। और दूसरा हमें घोड़े का भी नहीं मिला था जिक्र वहां पे। तो मतलब कि वो लोग घोड़े को लेके भी अवेयर नहीं थे। वैदिक और इंडस के बीच का ये भी एक फर्क हो गया है ना, कि वैदिक में घोड़े और गाय दोनों को लेके अवेयर है, इंडस में दोनों को ही लेके वो अवेयर नहीं है। फिर यहाँ पे करेंसी जो होती थी उनकी, उसको क्या बोलते थे? तो उनके करेंसी नोट को बोलते थे निष्क। निष्क क्या होता था? उनकी जो करेंसी होती थी, करेंसी का नाम था निष्क। इतना क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आएगा, रिलीजन की बात करते हैं कि वो वर्शिप किसकी करते थे। अगर हम रिलीजन में देखें ना, तो वो भी नेचर की वर्शिप करने वाले लोग थे। पीछे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या देखा था, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी नेचर की वर्शिप करते थे। यहाँ पे वैदिक ईरा में भी, अर्ली वैदिक ईरा में भी यही चल रहा है। यहाँ पे आप देखो, जैसे इंद्र हैं, इंद्र कौन है? बारिश के देवता, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी वर्शिप की जाती है। फिर वरुण है हमारे पास, एयर और ओशियन के देवता, वायु और समुद्र के देवता, इनकी वर्शिप की जाती है। अग्नि की वर्शिप की जाती है, गॉड ऑफ फायर।
सोमरस के देवता, सोमरस क्या होता है, एक जैसे आजकल हमारी शराब वगैरह होती है वैसा सोमरस है, ठीक है। तो सोमरस के देवता सोम देवता। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये देवता वगैरह ये सारी चीजें तो पढ़ी, पर कौन कितना इंपॉर्टेंट था, मतलब किसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी, ये कैसे पता लगेगा। अब देखो अपने बारे में सोचो या अपना सोचो, हम किसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, वो इंसान जो हमारे लिए जरूरी होता है या फिर वो इंसान जो हमें अफेक्ट करता है, हम उसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक ईरा में जिसके बारे में जितनी बात की गई मतलब वो उतना ही क्या था, जरूरी था। तो अब देखते हैं कि कौन कितना जरूरी था। यहाँ पे जो पिता है ना, पिता के लिए एक शब्द यूज किया गया है कुलाब। कुलाब शब्द क्यों किया गया पिता के लिए यूज, या हमने कैसे याद रखना है। कुल होता है, पूछते हैं ना कि आपका कुल कौन सा है, तो कुल का हेड होता है कुलाब। कुल का हेड कौन होता है, फादर होता है, तो कुल का हेड कुलाब। इससे हमें एक और चीज पता लगी कि अगर कुल का हेड पिता है मतलब कि ये कैसी सोसाइटी है, ये है एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी, ठीक है। अब बात यह है कि ये कुलाब शब्द कितनी बार यूज किया गया है, तो 335 टाइम्स जो है कुलाब शब्द का यूज हुआ है ऋग्वेद में। इससे हमें पता लगा कि कुलाब जो है मतलब पिता कितनी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। उसके बाद इंद्र शब्द का यूज हुआ है, इंद्र बारिश के देवता, ठीक है। तो इनका कितनी बार यूज हुआ है, 250 बार। इससे हमें ये पता चला कि ऋग्वैदिक अर्ली वैदिक इरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था, कौन से देवता थे, तो इंद्र देवता सबसे ज्यादा जरूरी थे। नेक्स्ट आता है मदर शब्द कितनी बार यूज किया, तो 234 टाइम्स जो है माँ शब्द यूज किया गया है यहाँ पे। देखो पिता शब्द है 335, माँ शब्द है 234, 101 टाइम्स कम, ठीक है। इससे भी हमें पता चला पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। फिर आता है अग्नि। अग्नि जो है वो 200 बार यूज किया गया, और ऋग्वेद का पहला शब्द क्या बोल रहे हैं कि ऋग्वेद का जो पहला शब्द था वो अग्नि था। फिर गाय शब्द यूज किया गया 176 टाइम्स। इतना क्लियर हो गया सबको। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बार कौन सा शब्द, पिता शब्द, कुलाब बोलते हैं पिता को 335 टाइम्स, ठीक है। और कोई देवता का पूछेंगे तो इंद्र देवता 250 टाइम्स, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन थे, इंद्र थे ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक ईरा में। ओके अब यहाँ पे क्योंकि हम बोल रहे हैं ये जो है पुरुष प्रधान समाज है, तो औरतों की सिचुएशन के बारे में देखते हैं। औरतों की सिचुएशन फिर भी यहाँ पे अच्छी थी। पुरुष प्रधान समाज होते हुए भी ऐसा नहीं था कि औरतों के साथ कोई हाई डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी बहुत ज्यादा या अत्याचार होते थे, नहीं। उनके पास एजुकेशन का राइट है, जहाँ यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है देखने को कि शिक्षा का अधिकार है औरतों के पास। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल काउंसिल्स होती थी, जैसे आज हमारे होते लोकसभा राज्यसभा, उनमें औरतें पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। कोई पर्दा सिस्टम नहीं था उस टाइम की औरतें पर्दे में रहेंगी, या फिर अच्छा एक और चीज देखो, औरतें पर्दे में नहीं रह रही है, बाल विवाह भी नहीं होता है उस टाइम। अब एक चीज देखनी है आप लोगों ने कि यहाँ पे अगर मान लो किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो अगर वो फीमेल चाहे तो बाय चॉइस वो क्या कर सकती है, अपने देवर से शादी कर सकती है। देवर से जब फीमेल शादी कर रही है हस्बैंड की डेथ के बाद, तो इस प्रोसेस को या उस शादी को क्या बोलते हैं, ये है नियोग, ठीक है। नियोग क्या होता है, पति की मृत्यु के बाद देवर से शादी करना नियोग है। तो अर्ली वैदिक या ऋग्वैदिक ईरा में नियोग प्रथा थी देवर से शादी करने की पति की डेथ के बाद। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं अब तो जैसे आज हमारे पास क्या होता है, परिवार होता है, फैमिली होती है, फैमिली के बाद हम विलेज को लेते हैं, विलेज के बाद हम लेते हैं डिस्ट्रिक्ट को, टाउन को लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। तो उस टाइम क्या स्ट्रक्चर था ये देखते हैं। सबसे नीचे या सबसे पहले जैसे अभी फैमिली है वैसे ही फैमिली होती थी, पर फैमिली के लिए शब्द कौन सा यूज हो रहा है, देखो पीछे हमने पढ़ा था फैमिली मतलब कुल, तो यूज क्या हो रहा है, वर्ड कुल, कुल यूज हो रहा है। अब कुल को हेड कौन कर रहा है, कुल को लीड कौन करता था, तो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, कुलाप मतलब कि फादर, ठीक है। फिर नेक्स्ट फैमिली के बाद आती है विलेज,
विलेज को बोलते थे ग्राम। शब्द कौन सा यूज हो रहा है विलेज के लिए? ग्राम शब्द यूज हो रहा है, ठीक है। और ग्राम का हेड कौन होता था? ग्रामीणी। जैसे आजकल होता है हमारे पास प्रधान होता है गांव का, वैसे उस टाइम कौन होता था? ग्रामीणी। फिर उसके बाद विलेज के बाद आता है टाउन। टाउन को उस टाइम बोलते थे विश, और विश के हेड को बोलते थे विशपति। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट या ट्राइब, जिसको बोलते थे जन, ठीक है। और जन का हेड होता था राजन। राजा एक डिफरेंट वर्ड है और राजन जो है वो एक डिफरेंट वर्ड है, आपने ये ध्यान रखना है। राजा और राजन दोनों अलग शब्द है हमारे पास। और राजन शब्द कितनी बार, राजन नहीं वैसे जन शब्द कितनी बार मेंशन किया गया है? 275 टाइम्स जो है जन शब्द मेंशन किया गया है। और पिता शब्द आपको याद है कितनी बार मेंशन किया गया है? 335 टाइम्स। ये क्लियर हो गया? तो कुल, ग्राम, विश और जन, फैमिली, विलेज, टाउन और लास्ट में आता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट। सेम है बस। अच्छा, जैसे अब आज हमारे पास होती है लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है? ये है पॉलिटिकल काउंसिल्स। वैसे उस टाइम पॉलिटिकल काउंसिल्स कौन सी थी? एक थी आपके पास सभा और दूसरी थी आपके पास समिति, ठीक है। अब सभा क्या होती है और समिति क्या होती है? सभा एक ऐसी काउंसिल होती थी जिसमें सुपीरियर लोग आते थे, बड़े लोग आते थे, ठीक है। सुपीरियर लोगों की एलाइट पर्सनैलिटीज की काउंसिल होती थी सभा। और समिति क्या होती थी? अब समिति होती है जैसे कॉमन लोग है ना, उनको रिप्रेजेंट जो करेगा ना, ठीक है, वो लोग होते थे इसमें। समिति में होते थे कॉमन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग। और समिति का जो हेड होता है ना, समिति के हेड को ही राजन बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक और शब्द यूज किया जाता है ईशान। ये ईशान वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। समिति के हेड को ईशान राजन वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें एक और चीज है, देखो आपको दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक पूछेंगे कि ऋग्वेद या अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति क्या है? तो अगर ऐसे पूछ रहे हैं कि ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? ये पॉलिटिकल काउंसिल्स हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि अथर्ववेद के अकॉर्डिंग सभा और समिति क्या है, तो फिर आंसर चेंज हो जाता है। अथर्ववेद में लिखा गया है कि प्रजापति की दो बेटियां हैं, उन दो बेटियों का नाम है सभा और समिति। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ऋग्वेद पूछा है या फिर अथर्ववेद पूछा है। अर्ली वैदिक ईरा में सभा और समिति है पॉलिटिकल काउंसिल्स, और लेट वैदिक ईरा मतलब कि अथर्ववेद के अकॉर्डिंग सभा और समिति है प्रजापति की दो बेटियां। क्लियर? ओके, अब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। हमारे पास टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं हमारे पास टोटल। एक एक करके हम इन वेदों को स्टडी करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो था 1500 से 1000 बीसी के टाइम में इसको कंपाइल किया गया है, मतलब कि अर्ली वैदिक ईरा में इसको कंपाइल किया गया है। जैसा मैंने पहले भी आपको बोला कि अर्ली वैदिक ईरा की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ऋग्वेद से, ठीक है। अच्छा, अब किसने किया? तो ऋषि वेद व्यास ने इसको किया था। ऋग्वेद, वेद से याद रह जाएगा, वेद व्यास ने इसको कंपाइल किया था। अब पहले पता क्या होता था? पहले इनको रिटर्न में नहीं किया जाता था। उस टाइम जो था वर्बली इनको ट्रांसफर किया जाता, जैसे गुरु है वो शिष्य को सुना रहा है, उसको सिखा रहा है, तो शिष्य नोट नहीं कर रहा है या गुरु ने कहीं पे नोट्स बना के नहीं रखे हैं, वो वर्बल ट्रांसफर हो रहा है और वहां पे नेक्स्ट जनरेशन को भी वो वर्बली ही जाता था। फिर आता है हमारे पास गुप्ता पीरियड। जब गुप्ता पीरियड आया तब क्या हुआ? इनको स्क्रिप्ट किया गया ब्रह्मी में। याद रखना है, तो पहले इनकी स्क्रिप्ट क्या थी? ब्रह्मी थी। इनको कब रिटर्न किया गया, लिखा कब गया इनको? तो गुप्ता पीरियड में इनको लिखा गया है। अब जो इंसान, जो लोग वेदों को, खासकर ऋग्वेद को स्पेसिफिकली बोल रहे हैं हम, जो ऋग्वेद को रिसाइट करेगा उसको बोलेंगे होत्री। ये वर्ड याद रखने आप लोगों ने। ऋग्वेद को रिसाइट करने वाले को क्या बोलेंगे? हम होत्री बोलेंगे। फिर अच्छा, ये ब्राह्मण टेक्स्ट आ रहा है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ब्राह्मण टेक्स्ट क्या होता है? अब जो ऋग्वेद थे ना, उनकी लैंग्वेज बहुत टफ थी,
ठीक है, उनको समझ पाना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं थी, इजी लैंग्वेज नहीं थी उनकी। तो फिर क्या किया गया, एक और नए टेक्स्ट बनाए गए जिनमें ऋग्वेद की ही इंफॉर्मेशन को, जो ऋग्वेद में ज्ञान है उसी को सिंपलर फॉर्म में लिखा गया या बनाया गया। ठीक है, तो उस वो जो सिंपलर फॉर्म में उनको ट्रांसलेट किया गया, बनाया गया, ताकि आम लोग आराम से कोई भी समझ सके उनको, उन टेक्स्ट को ही बोलते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट। ब्राह्मण टेक्स्ट पता लग गए, ये है सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ऋग्वेदा या एनी वेद। तो वेदों का जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वही क्या है, ब्राह्मण है। अब सब वेदों के, चारों वेदों के सिंप्लीफाइड वर्जन लिखे गए थे, तो ऋग्वेद के सिंप्लीफाइड वर्जन मतलब कि ब्राह्मण टेक्स्ट कौन सा है, ऐत्रेय और कौस्तुकी। जो रिसाइट करेंगे उनको हम बोलेंगे होत्री। ठीक है, और जिसने और जो ब्राह्मण टेक्स्ट है इनके वो है ऐत्रेय और कौस्तुकी, ये याद रखना है आपने। अब ऋग्वेद के टोटल जो है ना, देखो ये फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है, मतलब ऋग्वेद के टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। 10 मंडल, इसको ऐसे समझो कि एक बुक है जिसके 10 पार्ट्स हैं, तो ये वैसे हैं। अब हम देखते हैं, सारे 10 के 10 मंडल तो ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ेंगे, हम मेन मेन मंडल पढ़ेंगे। जैसे कि जो तीसरा वाला मंडल है हम उसको पढ़ेंगे। तो गायत्री मंत्र तो सबको आता है, सबने सुना है, स्कूल में भी हम बोलते थे। तो जो गायत्री मंत्र है ना वो तीसरे मंडल में लिखा हुआ है, आपने इसको ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र मंत्र कहाँ पे मिलेगा आपको, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने करी है, तो ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र दिया है, ये ध्यान रखना है। वेद व्यास ने वेदों की रचना करी और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की। कौन से मंडल में प्रेजेंट है, थर्ड मंडल में ये प्रेजेंट है। अब किसको डेडिकेटेड है, तो सावित्री को डेडिकेटेड है। सावित्री कौन है, गॉडेस ऑफ लाइट, रोशनी की देवी। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे गायत्री मंत्र जब प्रेयर में बोलते तो हमें क्या लगा, सरस्वती माता को डेडिकेटेड है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये किसको है, ये है सावित्री को डेडिकेटेड। सावित्री होती है गॉडेस ऑफ लाइट, और जब सूर्य की वर्शिप की जाती है, सूर्य देवता की, तब हम गायत्री मंत्र गाते हैं। इतना हो गया। अब देखते हैं 9th मंडल, यहाँ पे 8 क्यों आए, मिसिंग है यहाँ पे। तो जो 9th मंडल है ना, 9th मंडल है सोम देवता को डेडिकेटेड। सोम देवता पढ़े हुए हैं हमने पीछे, सोम रस के देवता सोम देवता, तो उनसे रिलेटेड मंत्र वगैरह, प्रार्थनाएं, प्रोसीजर वो दिए गए हैं 9th मंडल में। और लास्ट आता है हमारे पास 10th मंडल, सबसे यंगेस्ट और लॉन्गेस्ट मंडल है, ये सबसे लंबा है और सबसे बाद में बनाया गया मंडल है, 10वां। और इस मंडल के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, महासुक्तिया। तो 10वें मंडल को हम क्या बोलते हैं, महासुक्तिया मंडल बोलते हैं। लॉन्गेस्ट है, यंगेस्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एक स्टैंजा है जिसका नाम है, स्टैंजा जैसे ही बोलेंगे हम उसको, पुरुष सूक्त। तो ये जो महासुक्तिया मंडल का पुरुष सूक्त है, उसमें पहली बार शूद्र शब्द को मेंशन किया गया है। पुरुष सूक्त में पहली बार क्या मेंशन किया गया है, शूद्र शब्द। ये इतना हो गया। अब शूद्र क्या होता है, हमने पढ़ा है वर्ण सिस्टम, जानते होंगे आप लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, मतलब वर्ण सिस्टम के बारे में, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है आपको, महासुक्तिया मंडल से, 10वें मंडल से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखो वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पर इसमें एक बात है, देखो ये नहीं बोल रहे कि वेदों में कास्ट सिस्टम लिखा गया, वेदों में ये जो वर्ण सिस्टम है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये है आपकी ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड। तुम्हारा व्यवसाय क्या है उसके ऊपर है ये वर्ण सिस्टम बेस्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये हेरिडिटिकल नहीं है। जैसा आज जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो हेरिडिटिकल है, अर्ली वैदिक ईरा में कास्ट सिस्टम जो था वो हेरिडिटिकल ना होकर के कैसा था, ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था। आपको पूछेंगे शूद्र शब्द के बारे में सबसे पहले कहाँ पे पढ़ा हमने या जानकारी मिली, तो महासुक्तिया मंडल मतलब 10वें मंडल में हमें इसके बारे में मिली जानकारी। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, जो ऋग्वेद है उसमें गंगा नदी के बारे में एक बार लिखा हुआ है, मतलब एक बार गंगा नाम आया है। वैसे गंगा नाम भी नहीं आया है, गंगा का नाम क्या लिखा हुआ है वहां पे, गौरा। ठीक है, तो गौरा नाम ऋग्वेद में कितनी बार आया, एक बार। उसके बाद आती है यमुना।
अब जो यमुना है ना, यमुना का अगर वैदिक नाम आपको पता होगा तो वो होता है कालिंदी। यमुना के बारे में कितनी बार मेंशन है? 3 बार। गंगा के बारे में 1 बार मेंशन है, गौरा लिखा हुआ है वहां पे। यमुना के बारे में 3 बार मेंशन है और वहां पे लिखा हुआ है कालिंदी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखो, पहला तो हमने देख लिया ऋग्वेद, ये सबसे ओल्डेस्ट है। और सबसे यंगेस्ट कौन सा आएगा हमारे पास? ये आएगा यहाँ पे अथर्ववेद, सबसे यंगेस्ट है, न्यूएस्ट। ठीक है। अब ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? ऋग्वेद में लिखा गया है कि उस टाइम की रीति रिवाज क्या थे, उन लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था, उस सब के बारे में जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से। ठीक है। वैदिक ईरा में लोगों का जीने का तरीका, उनके रीति रिवाज वगैरह क्या थे, वो पता लगता है हमें ऋग्वेद से। हाइमन्स के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है। और जो ऋग्वेद को रिसाइट करते, जैसे हम पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं होत्री। ऋग्वेद का ब्राह्मण अभी पढ़ा हमने, ऐत्रेय और कौस्तुकी। फिर इसके बाद देखते हैं सेकंड वेद, सामवेद। सामवेद जो होता है ना, सामवेद, इसका याद रखना है, इसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। भारतीय संगीत का पिता बोलते हैं सामवेद को, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। सारे गामा पा म्यूजिकल नोट्स आपने सुने होंगे। तो ये जो म्यूजिकल नोट्स है ना, इनके बारे में भी सबसे पहले जो हमें जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है? सामवेद से मिली है। अब सामवेद में जो लिखा गया है, मंत्र लिखे गए हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, एक होती है पोइट्री, एक होता है स्टेंजा। फर्क तो आपको पता ही होगा दोनों के बीच में। तो ये जो सामवेद है ना, ये किस फॉर्म में है? ये पोइट्री फॉर्म में है, शायद पद्य बोलते हैं इसको। तो ये पद्य की फॉर्म में, मतलब पोइट्री फॉर्म में दिया गया है सामवेद। ठीक है। किससे रिलेटेड मंत्र हैं? तो सूर्य देवता से जुड़े हुए मंत्र प्रेजेंट है किसमें? सामवेद में। जो सामवेद को पढ़ते हैं उनको बोलते हैं उदाता, या कहीं कहीं पे उदात्री भी लिखा होता है। ठीक है, उदाता या उदात्री। सामवेद, इसके जो आएंगे आपके पास ब्राह्मण, वो होंगे 2। एक होता है पंचविश या तांडव। अब पंचविश, इसको याद कैसे रखना है? सामवेद म्यूजिक, शिव जी से कनेक्ट करो इसको थोड़ा सा। अब शिव जी ने विष पिया था और शिव जी करते हैं तांडव। ठीक है। तो सामवेद को म्यूजिक से कनेक्ट किया, शिव जी को म्यूजिक से कनेक्ट किया। ठीक है। और 2 ब्राह्मणों का नाम याद रखना है इसके, 2 ब्राह्मण टेक्स्ट का नाम रखना है इसके याद। तो विष किसने पिया? शिव जी ने, तो पंचविश। ठीक है। और उसके बाद तांडव भी कौन करते हैं? शिव जी, तो तांडव। याद रह जाएगा हमें ऐसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यजुर्वेद। ठीक है। अब ये देखो ना, ये जो यजुर्वेद है ना, यजुर लिखा है स्टार्टिंग में, उसका मतलब ये होता है यज्ञ। ठीक है। तो इसमें यज्ञ से रिलेटेड जितने भी रीति रिवाज है, रीति रिवाज मतलब कि प्रोसीजर होते हैं, वो सब कुछ दिए गए हैं यजुर्वेद में, कि किस तरह से यज्ञ में कौन से मंत्र यूज किए जाएंगे, कौन कौन से प्रोसीजर होंगे, वो सब कुछ। यज्ञ के टाइम जो बलि दी जाती है, सेक्रीफाइस वगैरह, वो भी इसमें लिखा गया है। ठीक है। और इसके अलावा यजुर्वेद की एक खास बात ये है कि ये पोइट्री और स्टेंजा दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे हमने सामवेद का पढ़ा, ये सिर्फ किस फॉर्म में प्रेजेंट है? पोइट्री में। यजुर्वेद पोइट्री में भी है और स्टेंजा में भी है, दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। याद रखना, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ से रिलेटेड मंत्र उच्चारण। ठीक है। और जो भी प्रोसीजर वहां पे बलि वगैरह फॉलो की जाती है, कुछ भी, वो सब कुछ। अच्छा, इसका जो रिसाइट करता है, जो उसको क्या बोलते हैं? तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं अध्वर्यु। याद रखना, अध्वर्यु। ठीक है। और इसके ब्राह्मण कौन है? तैत्रेय और शतपथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं तैत्रेय और शतपथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास अथर्ववेद, सबसे नया वेद, सबसे लास्ट में जिसकी रचना की गई थी वो अथर्ववेद था। अच्छा, अब आपने ब्लैक मैजिक के बारे में सुना होगा, हिप्नोटिज्म के बारे में सुना होगा, काला जादू, हिप्नोटाइज करना, वशीकरण करना। ठीक है। इसके अलावा आयुर्वेद के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। तो काला काला जादू हो गया, वशीकरण हो गया, आयुर्वेद हो गया, इन सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो लिखा गया अथर्ववेद में। तो इसमें ये सब कुछ प्रेजेंट है कि काले जादू का प्रोसीजर होगा, हिप्नोटाइज कैसे करना है। ठीक है। बुरी आत्माओं को कैसे ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट मतलब छुटकारा कैसे पाना है। ठीक है। जो भी आपने सुनी होगी हॉरर स्टोरीज, वैसा सब कुछ। और आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है अथर्ववेद से। ध्यान रखना है, सबसे नया वेद
अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अब जो अथर्ववेद को रिसाइट करते हैं उनको बोलते हैं, ये गलत है यहाँ पे, उनको बोलते हैं ब्रह्मा। अथर्ववेद को रिसाइट करने वाले होते हैं ब्रह्मा। और इसका ब्राह्मण टेक्स्ट कौन सा है? गोपथ। तो गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सबसे पहले वेद लिखे गए थे, वेदों की रचना हुई थी। वेद शब्द का मतलब ही होता है नॉलेज, ठीक है। वेदों के बाद हुए ब्राह्मण। ब्राह्मण पता है, मैंने जैसा आपको बोला, ब्राह्मण होता है वेदों की सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो लिखे गए वेद वही है ब्राह्मण, सेम चीज है। फिर अर्ण्यक आते हैं। अर्ण्यक आपके पास टोटल कितने? 7, ठीक है। अर्ण्यक की रचना हुई थी जंगलों में, ठीक है। ये ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनके बारे में या जिनको कहाँ पे कंपाइल किया गया था, वो किया गया था जंगलों में, ठीक है। और लास्ट आता है हमारे पास उपनिषद। उपनिषद जो है इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, वेदांता। उपनिषद को ही वेदांत भी बोलते हैं। और आएगा कि कितने उपनिषद हैं टोटल हमारे पास? तो 108 उपनिषद है हमारे पास, ओके। अर्णक कितने थे? 7। याद रखना है, 7 अर्णक हैं। उपनिषद कितने हैं? 108। अब इसके अलावा एक और होते हैं वेदांग। देखो, ये वेदांत है और ये वेदांग है। वेदांग आपके पास टोटल कितने हैं? 6 हैं। और ये कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये है हमारे पास 6 वेदांग। कंफ्यूज नहीं होना, वेदांत मतलब उपनिषद और वेदांग अलग है। वेदांग है हमारे पास 6, वेदांत हमारे पास 108 है, ओके। वेदांग में क्या दिया गया? अगर ये पूछेंगे तो वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, बस, ओके। अब देखते हैं हम यहाँ पे उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद के बारे में बताया गया है। उपनिषद, जैसा मैंने आपको बोला कि वेदांत को ही उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद होता है गुरु के सानिध्य में प्राप्त ज्ञान, ऐसी नॉलेज जो गुरु के करीब बैठ करके गुरु के साथ ली गई हो, उसी को उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। इसमें दिया क्या होता है उपनिषद में? तो डेथ की, लाइफ की, रीबर्थ की, हमारी आत्मा की, इनसे रिलेटेड जितने भी फिलॉसफी जो आप सुनते हो ना कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, भौतिक संसार, पुनर्जन्म आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारी जो फिलॉसफी है वही उपनिषद में लिखी हुई होती है, ठीक है। तो आत्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, ठीक है, ये सब कुछ लिखा गया उपनिषद में। मतलब कि आत्मा से रिलेटेड जो फिलॉसफी है वो किसमें प्रेजेंट है? उपनिषद में। और टोटल कितने उपनिषद है? जैसा मैंने अभी आपको बोला 108 है हमारे पास टोटल उपनिषद। अच्छा, अब कुछ मेन उपनिषद है। जैसे हम एक शब्द आपने सुना है सत्यम शिवम सुंदरम, सॉरी, सत्यमेव जयते। सबने सुना है सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? तो एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, उससे लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद लिया गया सत्यमेव जयते। फिर एक आपने सुना है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये कहाँ से लिया हमने? मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। और आगे आता है यम और नचिकेता का संवाद, ठीक है, जो डिबेट हुआ था यम और नचिकेता के बीच में। अब यम तो आपको पता है, यम मतलब यमराज। नचिकेता कौन है? एक राजा था जिसके बेटा है, शायद 5 साल का, 4-5 साल का बेटा था नचिकेता। तो ये यम और नचिकेता की कन्वर्सेशन है, जिसमें जो यम होता, जो नचिकेता के पिता थे, वो बहुत दान करते थे, पर दान में ऐसी चीजें करते थे दान जो उनके काम की नहीं रही। जैसे गाय बूढ़ी हो गई है, ब्राह्मणों को दान दे दी, कपड़े पुराने अपने काम के नहीं है, दान दे दिए। तो बेटा नोटिस करता था, तो एक दिन बेटे ने बोला भी आप ये जो कर रहे हो ना ये गलत है,
ठीक है। तो दान में हमेशा कैसी वस्तु दी जाती है, जो प्रिय वस्तु होती है, काम की होती है, वो दी जाती है। वेस्ट चीजें दी जाती जो आपके काम की नहीं रही, आपने दान दे दी। अब पिता का ईगो हर्ट हुआ कि सबके सामने ऐसे बोल रहे हैं, तो पिता ने बोला कि देखो इतने ब्राह्मण बैठे हैं, अगर मैंने गलत किया है, ठीक है, तो ब्राह्मण बोल देते। और मैं इतने सालों से दान करता रहा, तुम 5 साल के बच्चे, तुम थोड़ी मेरे को बताओगे दान क्या होता है। लेकिन नचिकेता नहीं माना कि आप अधर्म कर रहे हो, कि ब्राह्मण डरते हैं आपसे, इसलिए आपको कुछ नहीं बोल रहे, वगैरह वगैरह। तो जैसे पिता का ईगो हर्ट हुआ, पिता ने गुस्से में उसको बोल दिया कि ठीक है, अगर दान में सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है तो मेरे लिए सबसे प्रिय तुम हो, जाओ मैंने तुम्हें दान दिया। और किसको दान दिया? यमराज को दान दिया। अब बेटे ने पिता की आज्ञा मानी और चला गया यमलोक। यमलोक में यमराज मिले। यमराज ने बोला क्यों आया, तो उसने बोला पिता ने दान कर दिया। यमराज ने बोला भाई ऐसा तो नहीं होता, मेरे पास आ सकते हैं सिर्फ मृत्यु के बाद। तो नचिकेता ने बोला भाई मृत्यु क्या हुई, बोला जो सबको आनी है। तो नचिकेता ने बोला जब सबको आनी ही है तो फिर डरना कैसा भाई। उसने बोला नहीं तेरे को डरना चाहिए, मैं यमराज हूँ, सारे डरते हैं मृत्यु से। बोला पर जब आनी है एक दिन तो डरना कैसा। यमराज ने बोला भी तू वापस चला जा। नचिकेता नहीं माना कि पिता की आज्ञा है, मैं तो यहीं पे रहूंगा। यमराज बड़ा इंप्रेस हो गया कि भाई देखो इतना बहादुर है, 5 साल का बच्चा, ठीक है। और नचिकेता के सवाल भी कैसे, मृत्यु क्या है, इस तरह के सवाल करने लगे। तो नचिकेता को बोला जाता है दुनिया का पहला जिज्ञासु, ठीक है। तो यमराज खुश हो गए। यमराज ने बोला चलो मैं तुम्हें 3 दान देता हूँ, मांगो जो मांगना है। तो उनमें से एक दान था जिसमें नचिकेता ने बोला था कि जन्म और मृत्यु का रहस्य बताओ मुझे, ठीक है। तो वो जो दोनों के बीच में डिबेट कन्वर्सेशन हुई जन्म मृत्यु के रहस्य को लेकर के, वही लिखा गया है कंठोपनिषद में। तो कंठोपनिषद में आपको क्या मिलेगा? यम और नचिकेता की कन्वर्सेशन, उनका डिबेट मिलेगा आपको। तो ये 3 उपनिषद हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है किसमें क्या दिया गया है। वैसे हैं टोटल कितने उपनिषद हमारे पास? 108। अच्छा, फिर क्या होता है, एक बैटल है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, दशराग बैटल। दश मतलब 10, राग मतलब राजा, है ना। तो 10 राजाओं की जो लड़ाई हुई उसको बोलते हैं दशराग। अब ये 10 राजा कौन थे? ऋग्वेद में कुछ कबीलों की बात की गई है, 5 कबीलों की, ठीक है। तो 5 कबीले थे ऋग्वेद टाइम में, वैदिक ईरा में, अर्ली वैदिक ईरा में, जो काफी डोमिनेटिंग थे। उनमें से एक कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला, लिखा होगा। ओके, ये उनमें से एक कबीला था जिसका नाम क्या है? भरत कबीला। अब होता क्या है, इस भरत कबीला का एक राजा होता है, ऊपर लिखा हुआ है वैसे, एक राजा है सुदास। भरत कबीला का हेड राजा कौन है? सुदास है। सुदास की होती है लड़ाई किसके साथ? 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन राजाओं के साथ। 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन राजाओं के साथ हुई किसकी लड़ाई? सुदास की। अब क्योंकि 5-5 मतलब 10 के साथ हुई, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? दशराग बैटल। एक चीज याद रखनी, ये बैटल कौन सी रिवर के बैंक पे हुई थी? तो रावी, जिसका वैदिक नेम है पुरुषनी। तो पुरुषनी रिवर के किनारे हुई थी दशराग बैटल, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इस बैटल में जीता कौन? देखो उधर 10 राजा हैं, 5 आर्यन 5 नॉन आर्यन, फिर भी जीता कौन है? ये सुदास जो है इस बैटल को जीत गया है। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या होता है, देखो ये तो एक लड़ाई खत्म हो गई। एक है हमारे पास यहाँ पे भरत कबीला और एक है हमारे पास त्रिशु कबीला। तो हमारे पास 2 कबीले थे, एक है भरत कबीला और दूसरा है त्रिशु कबीला। ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, भरत और त्रिशु दोनों मर्ज हो गए, और दोनों के मर्ज होने से एक बड़ा कबीला बना, ठीक है। या जैसे ये जनपद हैं छोटे छोटे, तो इनके मर्ज होने से एक महाजनपद बना या बड़ा कबीला बना, जिसको बोलते हैं कुरु। क्योंकि ये बड़ा कबीला बना या बड़ा महाजनपद बना, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम डायनेस्टी। कुरु कबीला या कुरु डायनेस्टी। कुरु आपने सुना होगा, कौरव, कौरव पांडव कुरु डायनेस्टी से थे, ठीक है। तो ये वही डायनेस्टी है कुरु डायनेस्टी, ठीक है, जो कैसे बनी थी? भरत कबीला और
त्रिशु कबीले के मिलने से। और मानते हैं कि ये जो भरत कबीला है ना, इसी के ऊपर जो है भारत का नाम पड़ा है, भरत कबीले के ऊपर ही भारत का नाम पड़ा है, ये भी बोलते हैं। अच्छा, अब क्या होता था, ये जो कुरु डायनेस्टी है ना, इसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर। आपने सुना भी होगा वो महाभारत वगैरह में, ठीक है, कि हस्तिनापुर कैपिटल थी इनकी। बाद में इनकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था इंद्रप्रस्थ। और याद रखने वाली चीज ये है कि इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है, दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। ये पेपर में आता भी है काफी बार, ठीक है, कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ। पहले कैपिटल कहाँ थी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से कहाँ को शिफ्ट होगी, इंद्रप्रस्थ को। इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है, तो दिल्ली का। ओके, अब देखो क्या होता है, अब आता है लेटर वैदिक ईरा का टाइम, जो 1000 से 900 बीसी के बीच में यहाँ पे होती है आयरन की खोज, ठीक है। 1000 से 900 बीसी के बीच में आयरन की खोज हो गई। लेकिन खोज होती है, ऐसा थोड़ी है कि उसका हमें अच्छे से यूज करना आ गया। जब तक आप 600 बीसी तक पहुंचोगे तब तक आपको बड़े अच्छे से, मतलब अच्छी तरह से आपको आयरन का, लोहे का यूज करना सीख जाओगे। अब लोहा जो है ना, एक ट्रांजिशन पीरियड लेके आता है कि देखो, अगर आपको जंगलों की सफाई करनी है, इससे पहले कॉपर पड़ा, ब्रॉन्ज पड़ा है, हमने स्टोन पड़ा है, इनमें से कोई भी चीज इतनी पावरफुल या अच्छी नहीं होती कि तुम इजीली जंगलों की सफाई कर सको। या तुमने औजार बनाने हैं, तो तुम अगर लोहे के बना रहे हो, कॉपर ब्रॉन्ज के बना रहे हो, तो वो उतने अच्छे औजार नहीं होते हैं, ठीक है, जितने हो सकते हैं लोहे के। इवन अगर आप हथियार भी बना रहे हो तो वो भी लोहे के ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, लोहे के टूल्स बनने लगे, अब हमारे पास आयरन टूल्स बनने लगे, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए जैसे हल हो गया, कुल्हाड़ी, कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं तो वहां पे लोहे का यूज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर भी बढ़ जाएगा। जंगलों को काटना इजी हो गया, काट करके उसको भी क्या बना दिया गया, एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड बढ़ गया, जो टूल्स एग्रीकल्चर के वो लोहे के आ गए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर करना और इजी हो गया, और इससे एग्रीकल्चर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर एग्रीकल्चर जो है सरप्लस हो रहा है ना जहाँ पे, वहां पे उसी का क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड हो जाता है, और धीरे धीरे हम ट्रेड की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर सरप्लस जा रहा है तो देखो आयरन टूल्स आए, एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, ट्रेड बढ़ गया यहाँ पे। अब धीरे धीरे जब ट्रेड बढ़ता है तो हम रूरल से किसकी तरफ को शिफ्ट होते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ को। तो ये है अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक का शिफ्ट, रूरल से अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ को, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जो जनपद है ना वो एक्सपैंड होने लगे, और वो भी क्या बनने लगे, महाजनपद। जनपद मिल रहे हैं और महाजनपद बन रहे हैं, ठीक है। जैसे अब आपको किसी के ऊपर अटैक करना है, तो आपके पास क्योंकि टूल्स बेटर हैं तो आप अटैक भी बेटर कर सकते हो। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जो आयरन एज आई ना, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट बने 16 महाजनपद। जनपद मिलते गए और बने महाजनपद। कितने महाजनपद मिले, 16 महाजनपद बने। अब ये 16 महाजनपद की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें, ये बात है, ठीक है। तो दो सोर्स है हमारे पास, एक है हमारे पास अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। और एक है हमारे पास भगवती सूत्र, एक है हमारे पास भगवती सूत्र। और ये भगवती सूत्र क्या है, ये जैन टेक्स्ट है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मेंशन किया गया है कि उस टाइम यहाँ पे कितने थे, 16 महाजनपद थे। इन्हीं 16 महाजनपद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक शिफ्ट होता है अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक का, हमें देखने को मिला। ठीक है, एक चीज देख लो अब आप लोग, थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक के बीच का।
थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, जैसे कि जब हमारे पास है अर्ली वैदिक और वहां से आया हमारे पास लेटर वैदिक, तो अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक के बीच में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। आयरन की खोज तो आपको पता है, ये तो चीज चलो आपको पता है। यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमी थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, अर्ली वैदिक में हमारी इकोनॉमी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ये डिपेंड कर रही थी हमारे पास पशुपालन के ऊपर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से हम शिफ्ट हो जाएंगे ट्रेड की तरफ को, ठीक है। लेटर वैदिक में हमारी इकोनॉमी ट्रेड बेस्ड हो जाएगी। ये थोड़ी सी रूरल है, थोड़ी क्या रूरल ही है ये, और रूरल से लेटर वैदिक में हम शिफ्ट हो रहे हैं अर्बन की तरफ को। अच्छा, और क्या डिफरेंस है, देखो इसके अलावा अब देखते हैं हम औरतों की सिचुएशन के बारे में देखते हैं। अर्ली वैदिक में औरतों के पास जो है वो एजुकेशन का राइट है। लेटर वैदिक में औरतों के पास शिक्षा का अधिकार नहीं बचा। अर्ली वैदिक में नो पर्दा सिस्टम, औरतें पर्दा नहीं करती थी, ठीक है। लेटर वैदिक में औरतें पर्दा करने लगी करवाने लगे उनसे, करने क्या होता है, तो यहाँ पे औरतें पर्दा करने लगी। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं थी अर्ली वैदिक में, लेटर वैदिक में चाइल्ड मैरिज होने लगी, बाल विवाह होने लगा। फिर यहाँ पे अर्ली वैदिक में औरतें जो थी वो पार्टिसिपेट कर सकती थी, जो पॉलिटिकल काउंसिल थी, सभा समिति, उनमें पार्टिसिपेटेड इन काउंसिल्स, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक ईरा में आते आते औरतों के लिए मनाही हो गई थी कि अब काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। फिर अर्ली वैदिक में जो है जब यज्ञ हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर रही है। लेटर वैदिक में बोला कि तुमने यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं करना है, काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और ना ही वो यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। अब देखो औरतों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया, यज्ञ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार छीन लिया, काउंसिल्स में मतलब पॉलिटिकल मैटर्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार छीन लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि औरतों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। अच्छा, एक और चीज है, इस टाइम में जो कास्ट थी, ठीक है, या वर्ण सिस्टम था, वो कैसा था, ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। पर यहाँ पे कास्ट सिस्टम नाम की एक बुराई आ चुकी है। अब यहाँ पे कास्ट आपकी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हेरिडिटिकल बन चुकी है कि शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, चाहे वो काम कुछ भी करे, और काम कुछ और कर भी नहीं सकता, उसको शूद्र ही बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया था हेरिडिटी बेस्ड, तो ये भी एक बुराई आ गई थी। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे, अब हमने टॉपिक छोड़ा था महाजनपद के ऊपर, तो आगे हम देखेंगे कौन कौन से महाजनपद हैं। इसके साथ हम रिलीजन के बारे में देखेंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।